पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे इस देश में तालाबंदी ने कहर ढाया हुआ है। वायरस अपना इफेक्ट दिखा रहा है और इसमें वायरस को रोकने के लिए सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया, उस लॉकडाउन में 12.5 से 13 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। बेरोजगारी की दर जो 8% हुआ करती थी मार्च में, आज वो 30% है या शायद उससे भी ज़्यादा। अर्थात कि 100 में से 8 लोग पहले बेरोजगार थे मार्च में और अब 30 लोग बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में तालाबंदी यानी लॉकडाउन ज़्यादा खतरनाक है या वायरस ज़्यादा खतरनाक है, इस बात को लेकर स्पष्टीकरण जनता की तरफ से क्या है वो होना चाहिए। पर आज के लोकतंत्र में हमारे पास कोई ऐसा कानूनी प्लेटफॉर्म नहीं कि जिस पे जनता अपना विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सके और उस विचार पर, उस सुझाव पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपना निर्णय लें। तो आवश्यक है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जिसमें जनता अपने विचार, अपना मत हाँ या ना में व्यक्त करे और वो उसी तेज़ी से व्यक्त कर सके जिस तेज़ी से गैजेट में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने धारा 370 हटाई और लॉकडाउन लगाया। मुख्यमंत्रियों ने भी लॉकडाउन लगाने के लिए गैजेट का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री ने भी गैजेट का इस्तेमाल किया, राजपत्र जिसे कहते हैं। और जनता के पास भी कोई ऐसा अधिकार होना चाहिए उसी गैजेट के माध्यम से कि जनता अपना मत इस तालाबंदी, इस लॉकडाउन पे व्यक्त कर सके और इस तालाबंदी और लॉकडाउन पे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को अपना सुझाव दे सके और उस सुझाव के अनुसार वे अपना निर्णय लें। अगर ऐसा हुआ तो इसी को ही हम असली लोकतंत्र कहेंगे और सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो कहीं ना कहीं पर हमें अपना अधिकार नहीं मिल रहा, हमें आज़ादी नहीं मिल रही। जो है वो आज़ादी का लेबल है और नाम है, न कि असली लोकतंत्र और आज़ादी। अब हम देखेंगे कि राइट टू रिकॉल समूह की तरफ से कौन सा ऐसा प्रस्तावित कानून है जिससे किसी भी मुद्दे पे जनता अपना मत हाँ या ना में व्यक्त कर सकती है और उस मत के अनुसार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपना निर्णय ले सकते हैं। ये जो कानून प्रस्तावित है, इसे आप ये कह सकते हैं कि ये जो सत्ता है उस सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगा। सत्ता जनता के बीच में बराबर बराबर बढ़ जाएगी और किसी भी मुद्दे पर जनता जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना सुझाव देकर अपना निर्णय उन पर बाध्य करवा सकती है। तो इस कानून का नाम है पारदर्शी शिकायत प्रणाली, या इंग्लिश में इसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर। अब इस कानून के तहत ये कानून इस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये कानून रहा होता तो किस प्रकार तालाबंदी में जनता अब तक हस्तक्षेप कर अपना मत देकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना निर्णय बदली करने पे लगवा सकती थी। तो अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले टिप्पणी है, कमेंट। अब टिप्पणी या कमेंट क्या कहता है कि आपको बिल्कुल भी इस कानून को पारित करवाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद की आवश्यकता नहीं है। उसमें से इसे पास करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी मुख्यमंत्री को अगर इस कानून को लेकर आना है तो उसे विधानसभा, विधान परिषद से पास करवाने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री को अगर इस कानून को पास करना है तो इसके लिए उन्हें लोकसभा और राज्यसभा की आवश्यकता नहीं। 15 मिनट में कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री अपने गैजेट में इस कानून को छापकर जनता के सामने प्रस्तुत कर सकता है और जनता इस पर अपना उपयोग कर सकती है। तो ये टिप्पणी की बात हो गई। अब इसके बाद आता है खंड 1 सेक्शन 1, जिसमें सबसे पहले आएगा एक कोई एफिडेविट। देश का कोई भी नागरिक एक एफिडेविट कहिए, शपथ पत्र कहिए, आरटीआई कहिए, याचना कहिए, शिकायत कहिए, उसे लेकर कलेक्टर ऑफिस में जाएगा और कलेक्टर ऑफिस में जाके 1.1 में वही चीज़ दिया हुआ है कि कोई भी आरटीआई है, शिकायत है या फिर सुझाव है, इसको लेकर वो कलेक्टर ऑफिस में जाएगा और कलेक्टर ऑफिस में देखिए 20 रुपये प्रति पेज। ब्लू में जितनी चीज़ें लिखी हुई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ज़्यादा डीप में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक में जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो 1.2 ये कहता है कि 20 रुपये प्रति पेज जो नागरिक जाएगा अपनी याचना लेकर, उसका याचना का जो पेपर होगा उसे 20 रुपये प्रति पेज वहाँ पर जमा करना होगा, जो कि छोटी सी बात है। तो ये चीज़ हो गई। अब 1.3 इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जैसे ही कलेक्टर ऑफिस में उस पेपर को आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में कलेक्टर ऑफिस की तरफ से आपको एक सीरियल नंबर दिया जाएगा। आपके एप्लीकेशन के लिए या आपकी आरटीआई के लिए या आपकी याचना के लिए या जो भी कहिए, आपका शपथ पत्र के लिए आपको एक सीरियल नंबर मिलेगा। अब ये सीरियल नंबर 1.3 में हो गया। अब 1.4 में ये होगा कि वो कलेक्टर जो है उस शपथ पत्र को स्कैन करेगा और स्कैन करके उसे प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे पहुंचाएगा। यानी किसी भी नागरिक का कोई भी शपथ पत्र, कोई भी मांग, कोई भी शिकायत प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे कलेक्टर ऑफिस के द्वारा स्कैन करके 15 मिनट में पहुंचा दी जाएगी। तो जैसे वो प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे जाएगी, उसके पास जो सीरियल नंबर आपको मिला है उसे देश का कोई भी नागरिक, 1.4 पे ध्यान दीजिए, 1.4 ये कहता है कि देश का कोई भी नागरिक उस वेबसाइट, वो वेबसाइट कुछ ऐसी होगी कि उसे पारदर्शी तरीके से कोई भी नागरिक कभी भी खोल के देख सकता है। उसमें कोई पासवर्ड, कोई लॉगिन की आवश्यकता नहीं। आराम से उसे देखेगा कि उसमें क्या देश के किसी और नागरिक ने, यानी मैं, आप, कोई भी, उसने क्या वहाँ पर एप्लीकेशन दिए और उस एप्लीकेशन के बाद में उसे पढ़कर, समझकर, उस पर वो विवेचन करके अपना निर्णय लेकर सेक्शन 2 में क्या क्या होगा तो उस पर अपना निर्णय लेकर वो क्या करेगा कि पारदर्शी तरीके से 2.1 ये कह रहा है कि वो उसको देखने के बाद में हाँ या ना व्यक्त करेगा। सेक्शन 2 बोल रहा है हाँ या ना व्यक्त करेगा। 2.1 में वो पारदर्शी तरीके से देख सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखने के बाद में हाँ या ना जो भी वो उस पर करना चाहता है या उसका समर्थन करना चाहता है या विरोध करना चाहता है, तो अगर मान लीजिए वो उसका समर्थन करना चाहता है तो उस पर वो हाँ कहेगा और वो विरोध करना चाहता है तो ना कहेगा। अब 2.2 ये बोलता है कि उसके लिए आपको, अगर आप बीपीएल हैं तो 1 रुपया देना है, अगर आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर हैं तो आपको 3 रुपया देना है अपना मत देने के लिए। अब ये 2.2 हो गया। 2.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि अगर किसी मुद्दे पर आपकी कोई राय है हाँ या ना में और आपने वहाँ जाके हाँ कर दिया, हाँ करने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ शायद ठीक नहीं थी, तो किसी भी समय आप अपने हाँ को ना में और ना को हाँ में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही चार्ज देना होगा जो पहले आपने दिया था।
यानी कि अगर मुझे जब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि लॉकडाउन लगा और मुझे तब लगा कि कोरोना बड़ा खतरनाक है और कोरोना की वजह से बहुत तकलीफ हो सकती है, तो मैंने क्या किया कि कोरोना के सपोर्ट में हाँ कर दिया। अब ये मैंने हाँ करने के बाद में कुछ दिन बाद गया और मुझे समझ में आता है कि कोरोना उतना खतरनाक नहीं है, लॉकडाउन उससे ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं उसको ना कर दूंगा। यानी मैं ये चाहता हूँ कि लॉकडाउन समाप्त हो, तो किसी भी समय मैं अपना निर्णय यहाँ पर बदल सकता हूँ। आपका निर्णय एक बार जो आपने दे दिया वो फाइनल नहीं रहेगा, आप उसे बदल सकते हैं चीज़ों को समझ के। हमने कई बार देखा है कि मीडिया जो है वो हमारे मत को तैयार करती है, मीडिया हमारे दिमाग में सही को गलत और गलत को सही करती है। तो अगर हमें सत्य बाद में पता चलता है तो हम उसके हिसाब से अपने निर्णय को बदली कर सकते हैं। ये हुआ सेक्शन 2.3। अब सेक्शन 3 क्या कहता है कि किसी भी अधिकारी, प्रधानमंत्री या फिर अदालत के लिए जो हमने सुझाव दिए, अब मान लीजिए कि किसी भी मुद्दे पर जनता ने जाके अपने सुझाव दिए। आज 90 करोड़ सिटीजन वोटर इस देश में हैं, जिसमें से 26 करोड़ ने सरकार बनाई है। अब अगर 46 करोड़ लोग जाकर, 46 करोड़ यानी 90 करोड़ का आधा यानी 45 करोड़ से 1 करोड़ ज़्यादा, 46 करोड़ लोगों ने जाकर अपना मत व्यक्त किया और उन्होंने ये मत व्यक्त किया कि लॉकडाउन समाप्त होना चाहिए। यानी लोकतंत्र में जितनी संख्या होती है उस संख्या से उसका 50% से 1 करोड़ ज़्यादा लोगों ने ये कह दिया कि लॉकडाउन समाप्त होना चाहिए। तो ये सुझाव आपका अधिकारियों के पास, प्रधानमंत्री के पास, अदालत में पहुँच गया। अदालत में जो जज है उनको भी ये चीज़ पता चलेगी और देश का हर एक नागरिक, क्योंकि ये वेबसाइट पारदर्शी है, वो हर एक आदमी का जो वहाँ पर हाँ या ना आ रहा है और उसकी गिनती वो कहीं पर भी बैठे बैठे देख सकता है। यानी गांव का एक आदमी भी ये चीज़ देख सकता है कि कितने लोगों ने इस पर हाँ व्यक्त किया है और कितने लोगों ने ना व्यक्त किया है। ये हर एक नागरिक देखेगा और प्रधानमंत्री भी देखेंगे और सारे मुख्यमंत्री भी देखेंगे। अब जब सबके सामने जनता का निर्णय होगा तो लिखने वाले ने तो ये चीज़ लिखी है, इसको लिखने वाले जो इस कानून जिन्होंने लिखा है वो दूसरे लोग हैं, ये कानून मैंने नहीं लिखा। तो जिन्होंने ये कानून लिखा है उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा है कि ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए भी ये आएगा। लास्ट सेक्शन में आपको ये पता चलेगा, किसी भी अधिकारी के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो अगर ये बाध्यकारी नहीं है तो ये सुझाव है, और ये सुझाव हमने इसलिए रखा है कि हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और इसे मानेंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो वही 46 करोड़ जनता जो एक दूसरे को ये देखकर समझ रही है कि इतने लोगों ने ये कहा कि लॉकडाउन समाप्त होना चाहिए या कोई दूसरा कार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसके विपरीत में अगर राजनीतिक शक्तियाँ जा रही हैं, तो जो जनता ने तहसीलदार ऑफिस में जाकर हाँ या ना, तहसीलदार या पटवारी ऑफिस में जाकर अपना हाँ या ना व्यक्त किया है, वो जनता अपना निर्णय अपने हिसाब से उसी पटवारी ऑफिस के बाहर जाकर सुना सकती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद में ये आप क्या देख रहे हैं कि ये निर्णय उन पर बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये बाध्यकारी होना चाहिए, जो कि मैं भी समझता हूँ कि बाध्यकारी ही होना चाहिए, लिखने वाले ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये रियायत दी है कि आप लोकतंत्र का पालन करेंगे। अगर वो लोकतंत्र का पालन नहीं करेंगे तो ये बाध्यकारी होना चाहिए, अबाध्यकारी का अ हट जाना चाहिए। जो आपकी इच्छा है उस प्रकार आप अंतिम निर्णय ले सकते हैं। मेरी तरफ से यही निर्णय है कि ये अ हट जाना चाहिए और ये बाध्यकारी होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये इस लिखने वाले ने जब इसे लिखा था तो वो अकेला था, जैसे जैसे इस पर लोग जुड़ेंगे, एक साथ आएंगे, जनता इस पर अपना अंतिम फैसला ले सकती है कि बाध्यकारी होना चाहिए या अबाध्यकारी होना चाहिए। हम लोगों ने लोकतंत्र में बिलीव करते हुए इसे अबाध्यकारी रखा है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर छोड़ा है। अब अगला सेक्शन 4 में ये छोटी सी बात है कि जो आदमी शपथ पत्र जमा करेगा उसके अपनी पहचान के लिए उसे वहाँ पर कुछ अपनी आईडीज़ देनी पड़ेंगी, अपना फोटो देना पड़ेगा, वोटर आईडी भी देनी पड़ सकती है, आधार कार्ड मांगा जा सकता है और 5 गवाह माने जा सकते हैं, बुलाए जा सकते हैं कि जो उसे पहचानते हो। तो इस तरह सेक्शन 4 हुआ। 4.1 ये कहता है कि अदालत छोड़कर इस शपथ पत्र को कोई नहीं हटा सकता। यानी अगर मान लीजिए कि देश के किसी नागरिक ने कोई शपथ पत्र जमा किया और उस पर किसी तरह का दबाव पड़ता है या उसे भ्रष्ट किया जाता है और वो जाकर अपना शपथ पत्र हटाना चाहे तो वो नहीं हटा सकता। उस सीरियल नंबर का वो शपथ पत्र हमेशा रहेगा और जनता अपना मत उस पर हमेशा व्यक्त कर सकती है और वो शपथ पत्र जो है आगे चल के अपना काम करेगा। जिसने वो शपथ पत्र जमा किया है वो हो न हो, वो उसे मानता हो चाहे न मानता हो। यानी इस देश में हमने कई बार ऐसा देखा है कि कई लोग कई आंदोलन खड़ा करते हैं और उसके पीछे उनकी कुछ और मंशा इच्छा होती है और फिर उससे जो उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाती है तो उससे वो पीछे हट जाते हैं। अब किसी भी तरह के आंदोलन को आप इससे पूरा कर सकते हैं, इस कानून द्वारा, किसी भी पारदर्शी शिकायत प्रणाली द्वारा। कोई भी अपने इच्छा के द्वारा अपनी मांग शिकायत रख सकता है और वो मांग शिकायत रखने के बाद अगर वो भ्रष्ट हो जाता है या उस पर दबाव पड़ता है, वो हट जाता है, तो भी वो मांग रहेगी और नागरिक उस पर हाँ ना व्यक्त करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को अपना सुझाव देकर उनको निर्णय बदलने पर बाध्य कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है 4.1 कि किसी भी कंडीशन में जो शपथ पत्र जमा हुआ वो शपथ पत्र नहीं हटेगा, उससे मात्र अदालत हटा सकती है और अदालत के भ्रष्ट जज इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आगे के वीडियोस आपको देखने होंगे जिसमें ज्यूरी सिस्टम आएगा और आपको पता चलेगा कि अदालत के भ्रष्ट जज भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी के लिए आप इतना मान के चलिए कि मात्र अदालत के पास ही अधिकार है। अब 4.2 कहता है कि अगर किसी ने जो शपथ पत्र है उसने कोई अनुचित भाषा का उपयोग किया या किसी की मानहानि की है तो उस मानहानि या अनुचित भाषा के कारण उस पर अदालत ने मुकदमा हो सकता है, उस पर वाद दायर किया जा सकता है और जो ज्यूरी कोर्ट निर्णय लेगा उसके हिसाब से, ज्यूरी कोर्ट का कानून आगे हम लोग समझेंगे, ज्यूरी कोर्ट
जो निर्णय लेगा उस हिसाब से शपथ पत्र जमा करने वाले को सजा भुगतनी पड़ सकती है अगर उसने ऐसा कुछ किया तो। सेक्शन 5 देखेंगे, हाँ ना दर्ज करना बाध्यकारी नहीं है। हर एक नागरिक को हर एक मुद्दे पर हाँ ना दर्ज करना है, ये जरूरी नहीं है। अगर वो नहीं करेगा तो उसके कोई डेमोक्रेटिक राइट का हनन नहीं होगा। सेक्शन 5। सेक्शन 6 ये ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है, ये इस कानून की बहुत सुंदर चीज़ है कि फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर क्लर्क के पास दर्ज करा सकते हैं। और जब आप फ़ोन नंबर क्लर्क के पास आपका दर्ज रहेगा, ये पटवारी या तहसीलदार ऑफिस में हर एक वोटर नागरिक का, तो आप SMS द्वारा आपको शपथ पत्र जमा करने पर आपको फीडबैक मिलेगा। जिस प्रकार आप पैसे जमा करते हैं या पैसे निकालते हैं ATM से और आपको SMS से फीडबैक आता है, उसी प्रकार शपथ पत्र जमा करने पर आपको फीडबैक मिलेगा। और उसी प्रकार आगे चल के आप देखेंगे कि हाँ ना दर्ज करने पर भी आपको फीडबैक मिलेगा। एक आपको मैग्नेटिक कार्ड भी मिल सकता है, ATM कार्ड, जो तहसीलदार या फिर पटवारी ऑफिस के बाहर लगा रहेगा। वहाँ जाकर अपना हाँ ना व्यक्त कर सकते हैं उस ATM कार्ड द्वारा और आपको उसका SMS आएगा। तो ये भी चीज़ वहाँ पर है। अगर कलेक्टर चाहे, सेक्शन 8 ये कहता है कि कलेक्टर अगर चाहे तो मोबाइल ऐप या SMS द्वारा भी, यानी आप घर बैठे बैठे अपने डेमोक्रेटिक राइट का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी समय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री गैजेट में छापकर इस देश में अचानक से तालाबंदी लगा सकते हैं या फिर अचानक से कोई निर्णय हमारे पर थोप सकते हैं, उसी प्रकार हम भी उस निर्णय पर हस्तक्षेप अचानक से ही कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर, अगर जनमत उसके साथ में है तो हर एक निर्णय में जनता का सहभागिता आवश्यक हो जाएगी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचना होगा कि क्या जनता उसके विरोध में खड़ी हो सकती है इस कानून के माध्यम से, तो और बहुत आसानी से खड़ी हो सकती है और अपना मत आराम से SMS या ऐप द्वारा भी व्यक्त कर सकती है। तो इसमें SMS और ऐप द्वारा भी अपना मत व्यक्त करने की पूरी सुविधा है। अब खंड 2 में आते हैं। खंड 1 समाप्त हो गया, ये सब नागरिकों के लिए था। अब खंड 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों के लिए। तो अधिकारियों को इस कानून, जब ये कानून गैजेट में छप जाएगा, यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सिर्फ 15 मिनट में एक गैजेट में इस कानून को छाप देते हैं, तो छाप देने के बाद में उन पर जो अधिकारी हैं, अधिकारियों को क्या काम करना होगा। अधिकारियों पे सबसे बड़ा जिम्मेदारी ये आएगी कि वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा एक वेबसाइट बनाई जाएगी। वही जो हमारे नेशनल वेबसाइट्स बनाते हैं, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा एक वेबसाइट बनाई जाएगी जिस पर किसी भी शपथ पत्र को अपलोड किया जाएगा। आप कलेक्टर ऑफिस जाएंगे, कलेक्टर जो है वो प्रधानमंत्री की वेबसाइट पे अपलोड करेगा और आप जो है अपना हाँ ना व्यक्त करेंगे और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। और वो देश का कोई भी नागरिक किसी भी समय पारदर्शी तरीके से देख सकता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किस संसदीय क्षेत्र से कितने हाँ ना नाम के साथ में सबको दिखाई देंगे। उसमें फ़ोन नंबर नहीं आएगा, लेकिन आपका वोटर ID और संभवतः नाम भी आएगा। तो वो सारी चीज़ें एक साथ में दिखाई देंगी। और सेक्शन 10 ये कहता है, ये तो 9 तक राष्ट्रीय स्तर के लिए था। सेक्शन 10 ये कहता है कि मुख्यमंत्री इसे राज्य लेवल पर भी कर सकते हैं, यानी राज्य लेवल पर भी TCP यानी ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट प्रोसीजर या पारदर्शी शिकायत प्रणाली आ सकती है। और किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कोई मेयर भी इस चीज़ को लागू कर सकता है, यानी म्युनिसिपल लेवल पर अगर आप चाहते हैं कि हर मुद्दे पर SMS ऐप या फिर मैग्नेटिक कार्ड द्वारा आप अपना मत व्यक्त करें और वो मत ट्रांसपेरेंटली उस म्युनिसिपल काउंसिल का हर एक नागरिक देखे या उस राज्य का हर एक नागरिक देखे और देखकर अपना निर्णय, जनता अपना निर्णय मेयर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सुनाए, तो वो संभव होगा। तो ये चीज़ राज्य, जिला और तहसील लेवल पर आए, ऐसा सेक्शन 10 कहता है। तो सेक्शन 10 इसको राज्य स्तर और मेयर लेवल पर, तहसील स्तर पर भी लाने की बात कहता है। अब अगर ये कानून आ जाता है तो ये कानून आने के बाद में पारदर्शी तरीके से हर एक मुद्दे पर, जैसे आज लॉकडाउन हो गया, भारत चीन युद्ध हो गया, या किसी भी मुद्दे पर जनता अगर अपना मत व्यक्त करना चाहती हो तो वो मुद्दा भी जनता चुन सकती है और उस मुद्दे पर अपना मत भी व्यक्त कर सकती है। और वो मत उनके लिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम उसे बाध्यकारी नहीं कह रहे, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसे बाध्यकारी होना चाहिए और वो बाध्यकारी होगा, क्योंकि 46 करोड़ जनता जिस दिन, या 51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जिस दिन उनके सामने खड़ी रहेगी, उन्हें ये चीज़ माननी ही माननी है। तो इसे समराइज़ करते हुए क्या रहेगा इसमें कोई भी नागरिक उठकर कलेक्टर ऑफिस में जाकर अपनी शिकायत या RTI फाइल करेगा। उसके बाद कलेक्टर उसे स्कैन करके प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर पहुँचाएगा। उस शिकायत को, उस RTI को, उस शपथ पत्र को देश का कोई भी नागरिक ट्रांसपेरेंटली देख सकता है, पढ़ सकता है और फिर SMS, मोबाइल ऐप या फिर पटवारी के ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस में जाकर अपना वोटर ID दिखाकर उसमें हाँ या ना में समर्थन दे सकता है। और इस तरह देश का हर एक नागरिक किसी भी मुद्दे पर अपना समर्थन या अपना विरोध उसमें दर्ज करवा सकता है, ब्लैक एंड वाइट में, हाँ या ना में, कोई तीसरा उसमें विकल्प नहीं है। अब इसके बाद में ये वीडियो बनाने का कारण क्या है? कई राष्ट्रीय कार्यकर्ता ऐसे हैं जो इन कानूनों को पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ नहीं पाते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने थोड़े में इन कानूनों को इस वीडियो के माध्यम से समझाया है और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखते देखते या फिर इसे देखकर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखते देखते पूरे कानून का ड्राफ्ट एक तरफ रखकर सेक्शन बाय सेक्शन उसका अर्थ समझ सकते हैं। जो ब्लू में है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे आपने रफली पढ़ लिया तो भी चलेगा। जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको, उसके गर्भितार्थ को अच्छे से समझ लीजिए, उसके भावार्थ को अच्छे से समझ लीजिए, वो आवश्यक है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग ड्राफ्ट को नहीं पढ़ना चाहते वो लोग कृपया करके इस वीडियो को देखकर इन कानूनों को समझें और फिर इसका प्रचार करें। अब मुख्य बात यह कि इस समय ये कानून नहीं है, तो
तो हम इस लॉकडाउन के बारे में क्या समझते हैं और हमारा जो सीधा मैसेज है वो हम किस प्रकार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री को हम पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। हम पोस्ट कार्ड पर हैश एंड लॉकडाउन टोटली, अब जो चाहता है कि ये लॉकडाउन पूरी तरह बंद हो वो ये लिख के भेज सकता है, जो चाहता है कि ये लॉकडाउन पार्शियली बंद हो, मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरी तरह बंद हो, और मैं हैश एंड लॉकडाउन टोटली का पोस्ट कार्ड भेज चुका हूँ और आगे भी भेजूंगा। तो उसमें आप प्रधानमंत्री का पता और अपना वोटर आईडी, दिनांक और अपना थोड़े में पता डालकर कृपया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जितना हो सके संख्या में अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कार्ड भेजिए और उसका फ़ोटो जेरोक्स करके अपने पास एक जगह पर जमा करके रखिए और उसे फेसबुक पर भी अपलोड कीजिए। इससे पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि अलग अलग जगह से पोस्ट कार्ड द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लॉकडाउन को जिन्हें कंटिन्यू करवाना है वो कंटिन्यू करने के लिए कह सकते हैं, और जो इसे चाहते हैं कि वो समाप्त हो वो समाप्त देने वाला मैसेज कर रहे हैं। तो कंटिन्यू करने वाले को मैसेज करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि कंटिन्यू है, और जिसे जो चाहता है कि ये पूर्णतः समाप्त हो वो ज़रूर जाकर पोस्ट कार्ड भेजे और पोस्ट कार्ड पर ये हैशटैग डालें एंड लॉकडाउन टोटली। अगर आप ये हैशटैग डालकर पोस्ट कार्ड भेजते हैं जैसा कि इस देश में इस समय हो रहा है, कई राज्यों में लगातार चालू है, और जनता ट्विटर के माध्यम से भी आप ट्वीट भी कर सकते हैं। और अगर अच्छा ये रहेगा कि आप पोस्ट कार्ड भेजिए। पोस्ट कार्ड में आप फिजिकली पोस्ट ऑफिस तक जाते हैं, 4 लोगों में चेतना जागृत होती है कि इस प्रकार का कार्य हो रहा है, और इस तरह आप इस लॉकडाउन को पर अपना मत व्यक्त करके लॉकडाउन को समाप्त करना है तो समाप्त करने की अपनी इच्छा को व्यक्त करके लॉकडाउन समाप्त करवा सकते हैं। धन्यवाद।